हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास 12 जर्नी डे 80। और हम आज पढ़ेंगे कंपनी एक्ट का पार्ट बी। पार्ट ए हम लोग पढ़ा चुका है, तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट बी। पार्ट बी में क्या क्या होगा, तो एमओए और नेम क्लॉज, ऑब्जेक्टिव क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज और लायबिलिटी क्लॉज क्या होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। एओए क्या होता है, एओए में क्या काम होता है, ये पढ़ेंगे। शेयर्स पढ़ेंगे, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, टाइप्स ऑफ शेयर पढ़ेंगे और ये ग्राफ समझेंगे। और सेबी का गाइडलाइन भी पढ़ेंगे, क्या क्या होता है। और अदर है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कितने टाइप के प्रेफरेंस शेयर होते हैं। और इसके बाद जनरल सिखाएंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि हम कल भी एक जनरल एंट्री का वीडियो बनाए थे। और एक स्वीट इक्विटी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। एमओए क्या होता है? It is a fundamental legal based primary document of the company. Such document determine the power and objective of the company. Every company prepared MOA for incorporation of the company. Such legal document is also called public document. MOA of the company can be alternate from time to time under providing to this law. समझो MOA क्या होता है। एमओए वो लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके बिना कंपनी शुरू नहीं हो सकती है। एमओए कंपनी के पावर और ऑब्जेक्टिव को दिखाता है कि कंपनी कितनी पावर है और कितना उसका ऑब्जेक्टिव है, क्या वो गोल करता है। ये एक प्राइमरी लीगल डॉक्यूमेंट है जो पब्लिक में शेयर हो सकती है और ये सेबी के द्वारा लाए गए नया गाइडलाइन को फॉलो करती है और टाइम टू टाइम चेंज होती है। इसके बाद देखते हैं नेम क्लॉज, ऑब्जेक्टिव क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज और लायबिलिटी क्लॉज। नेम क्लॉज क्या होता है? नेम क्लॉज, ऑब्जेक्टिव क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज और लायबिलिटी क्लॉज, इनके बारे में हम समझेंगे कि ये क्या होता है और क्या काम करता है। तो शुरू करते हैं नेम क्लॉज से। अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013, अ कंपनी कैन नॉट रजिस्टर विदाउट एनी लीगल नेम स्पेसिफाइड और अप्रूवल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कंपनी एक्ट 2013 के तहत कोई भी कंपनी अगर रजिस्टर होती है तो उसे एक नेम चाहिए, लीगल नाम चाहिए, जो कंपनी एक अल्टरनेट के रूप में रख सके। और इसका अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट और अथोराइज सेंट्रल गवर्नमेंट से होनी चाहिए। Therefore, such clause determine organize name of the company। यानी ये कंपनी का नाम होगा, लीगल नेम होगा जो हर जगह फैला हुआ रहेगा। The two companies are in same related businesses so that the public may be confused। अगर दो कंपनी सेम नाम का सेम प्रोडक्ट बनाता हो तो पब्लिक कंफ्यूज हो जाएगा कि किसका प्रोडक्ट खरीदना है और किसका प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। तो न्यू नेम ऑफ द कंपनी, द क्लॉज ऑल्सो चेंज फॉर टाइम टू टाइम अंडर प्रोवाइडिंग ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट में जितने भी लॉ हैं उसके हिसाब से हम इसे टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं और इसमें बदलाव ला सकते हैं। दूसरा है ऑब्जेक्टिव क्लॉज। सच क्लॉज डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। यह कंपनी का ऑब्जेक्टिव बताता है, गोल बताता है कि ये क्या काम करेगा और आगे कितना भयंकर टारगेट रखेगा। द thereafter objective clause may be delivered into two parts। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला है मेन ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव। ये एक मेन ऑब्जेक्टिव किस लिए, जो अभी काम कर रहा है उस लिए, और सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव किस लिए, तो वो जो उसके काम के बाद आएगा ऑब्जेक्टिव उसके लिए। फिर है एवरी बिजनेस इज क्रिएटेड बाय कंपनी इज अकॉर्डिंग विथ ऑब्जेक्टिव क्लॉज। जब तक गोल होगा नहीं तब तक बिजनेस क्रिएट होगा नहीं, इसलिए जब भी बिजनेस क्रिएट होता है तो एक ऑब्जेक्टिव के लिए होता ही होता है। द कंपनी में भी चेंज ऑब्जेक्टिव क्लॉज फ्रॉम टाइम टू टाइम अंडर प्रोवाइडिंग ऑफ दिस एक्ट। ये भी टाइम टू टाइम इस एक्ट के अंदर जितने भी प्रोवाइडिंग एक्ट है उसके तहत ये किसी भी चीज को चेंज कर सकता है। तीसरा कैपिटल क्लॉज। सच क्लॉज डिटरमाइन टोटल कैपिटल और मैक्सिमम शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी में जितना कैपिटल लगता है और उसे जितने टुकड़ों में बांटा जाता है शेयर्स के थ्रू, तो उसे हम इसके अंदर दिखाते हैं, कैपिटल क्लॉज के अंदर दिखाते हैं, जिसमें कितना कैपिटल होगा और कितना शेयर्स होगा और कितने ईच ऑफ शेयर्स के प्राइस होंगे वो बताता है। जनरली द फॉलोइंग मैटर और द फैक्ट आर स्पेसिफाइड अंडर द कैपिटल क्लॉज। ये तीन भागों में होता है।
the maximum share capital of the company, the number of the share, the nominal value, face value, par value of the each share unit. The maximum share capital of the company को कितना भी बोलेंगे तो authorized capital और registered capital, nominal capital, ये तीनों बोल सकते हैं। और nominal capital क्या होगा, par value क्या होगा और face value क्या होगा, तो वो एक तीनों सीक्वेंस होते हैं शेयर्स ऑफ यूनिट के, जो कितने प्राइस रखते हैं उनका। According to providing of this act, companies limited by guarantee having no share capital or unlimited company are not memoried of the clause। यानी जिसमें लिमिटेड कंपनी होगा उसमें एक गारंटी देता जा रहा है, जो गारंटी होता है शेयर्स का, और जो अनलिमिटेड होता है उसमें गारंटी नहीं होता है, तो उसमें गारंटी की कोई जरूरत नहीं होगी और ये मैंडेटरी नहीं होगा। अब देखते हैं चौथा, सब्सक्रिप्शन एसोसिएशन क्लॉज। सच क्लॉज डिटरमाइन द पर्सन डिटेल। यह पर्सनल डिटेल को बताता है कि मेंबर्स कौन से होंगे और मेंबर्स के क्या क्या डिटेल हैं वो। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013, एवरी सब्सक्रिप्शन सोल टेक द लिस्ट एंड शेयर ऑफ द कंपनी। 2013 में जो कंपनी रजिस्टर हुई है उसमें जो मेंबर कंपनी को शेयर्स के थ्रू या फिर मेंबर बने हैं कंपनी के, उसका डिटेल बताता है। तो कौन कौन से डिटेल बताते हैं, तो मेंबर बताता है, नाम बताता है, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, सिग्नेचर, नंबर ऑफ द शेयर, ये सब बताते हैं, तभी जाकर वो कंपनी के मेंबर कहलाते हैं। और ये मेंबर वो शेयर वाले नहीं होंगे जो कंपनी बनने के बाद कहलाएंगे, ये मेंबर वो होंगे जो कंपनी बनने से पहले जो उसमें इन्वेस्ट किए हैं उनके बारे में होगा। और ये भी टाइम टू टाइम चेंज होते रहेंगे प्रोवाइडिंग ऑफ दिस एक्ट। सिचुएशन क्लॉज, this clause determine the main office, register office, head office of the company. According to Company Act 2013, is mandatory to maintain the register office within 30 days। यानी कि सिचुएशन क्लॉज क्या कहेगा और प्लेस क्लॉज क्या होता है। प्लेस क्लॉज यानी समझ ही रहे हो कि किसी जगह का नाम, इसमें बताया जा रहा है कि जिसमें कंपनी बनता है उसका मेन ऑफिस, रजिस्टर ऑफिस और हेड ऑफिस कहाँ होगा और कहाँ काम कर रहा है और क्या कर रहा है ये बताता है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट 2013, इसमें बोलता है कि यह मैंडेटरी है और 30 दिनों के अंदर रजिस्टर होनी चाहिए आरओसी के ऑफिस में। अगर नहीं हुआ तो उसमें फाइल केस हो सकता है। इनकॉर्पोरेशन और एक्चुअल कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिकॉज इट इज मैंडेटरी टू कमेंसमेंट फॉर्म आरओसी विद इन 30 डेज। हमने बताया था ना 30 डेज के अंदर इसे रजिस्टर करवाना पड़ेगा, नहीं हुआ तो इसके पास केस हो सकता है। Are as per the per value law of the company act. Liability clause. It is not mandatory for every company because a company in which the liability of the member is limited. यानी कि ये मैंडेटरी नहीं होता है कि कंपनी में लाइबिलिटी हो या फिर नहीं हो, इसमें लिमिटेड और अनलिमिटेड के थ्रू होता है। लिमिटेड कंपनी यानी कि लिमिटेड शेयर और अनलिमिटेड गारंटी भी होता है। लिमिटेड शेयर में दो पार्ट होते हैं, लिमिटेड शेयर और गारंटी शेयर। जिसमें लिमिटेड शेयर होगा तो कंपनी किसी को भी लाइबिलिटी अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से नहीं देगा। अगर लिमिटेड बाय गारंटी होगा तो कुछ परसेंट अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से भी वो देना पड़ेगा। अब देखते हैं एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इट इज ऑल्सो लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। यह एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का। सच कंटेंट डिटरमाइन इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। यह कंपनी के इंटरनल रूल्स और रेगुलेशन को बताता है कि ये काम कम करेगा और कौन सा काम नहीं करेगा। एओए आर सबऑर्डिनेट टू द मैंडेटरी बिकॉज आर्टिकल आर द रूल्स ऑफ फॉर द मैनेजमेंट इज इंटरनल आफ्टर अफेयर ऑफ द कंपनी। यह मैनेजमेंट दिखाता है कि क्या काम होगा और क्या काम नहीं होगा, रूल्स एंड रेगुलेशन को बताएगा। AOA is also a public document, therefore such document is kept by the company into the register office of this ROC। AOA को बनाने के लिए ROC में अप्लाई करना पड़ता है और 30 दिनों के अंदर उसे लेना पड़ता है। अगर हमने AOA नहीं बनाया तो it is the company doesn't prepare AOA, this rule regulation of the company act 2013 as per table F is necessary to be applied। यानी कि अगर हमने AOA नहीं बनाया तो टेबल F हमारे बिजनेस के अंदर अप्लाई हो जाएगा। द फॉलोइंग कंटेंट में बी इंक्लूडेड इनटू द AOA। पहला,
इसमें हम कुछ भी रेगुलेशन लगा सकते हैं, जैसे कि द क्वालिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टर, डायरेक्टर का क्वालिफिकेशन क्या होगा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इनटू द कंपनी, मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे, द नेचर ऑफ बुक ऑफ द अकाउंट आर मेंटेन, मेंटेन कैसे होगा, नेचर ऑफ बुक कैसे होगा, द मैक्सिमम मेंबर ऑफ द कंपनी, मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे, और एनी इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन आर स्पेसिफाइड अकॉर्डिंग टू नेचर एंड साइज ऑफ द कंपनी, यानी कि नेचर और साइज के हिसाब से कंपनी में कितना रूल और कितना रेगुलेशन बनाया जाएगा, ये भी AOA के द्वारा ही होता है। अब देखते हैं शेयर्स किसे कहते हैं। द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल फ्रैक्शन और स्मॉल यूनिट्स, एवरी फ्रैक्शन यूनिट इज कॉल्ड शेयर, यानी कि जो कैपिटल हमने रजिस्टर के समय लगाया था उसके छोटे छोटे टुकड़े और शेयर्स के छोटे छोटे टुकड़े को हम शेयर्स कहते हैं। जैसे हम यूनिट ऑफ शेयर्स कहेंगे, एंड द आइदर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड शेयर कैपिटल, एवरी शेयर ऑफ द कंपनी एज डिफाइंड नंबर विच मेक द इजी टू काउंट आइडेंटिफाई देम, यानी कि जब हम शेयर्स में तोड़ते हैं तो इसे हम इजी टू काउंट कर सकते हैं कि कितने शेयर हैं और हमें कितना कैपिटल है। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013, as per providing shares means a part of share capital of a company and which included in the term of investor stock, यानी शेयर एक ऐसा चीज है जिसमें हम अपने पैसे को लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये एक 2013 के बाद को बुलाता है। ये दो टाइप के होते हैं, दे आर टू टाइप्स ऑफ शेयर, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर किसे कहते हैं, तो 10 शेयर ऑन विच देयर इज प्रेफरेंशियल राइट इनटू द कंपनी इज कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर, यानी प्रेफरेंशियल राइट जो इक्विटी शेयर के बाद ही मिलता है, इक्विटी शेयर के पहले मिलता है, और ये एक द कंपनी द राइट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर अकॉर्डिंग टू प्रोवाइडिंग ऑफ दिस एक्ट अंडर राइट टू रिसीव डिविडेंड बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, यानी इक्विटी शेयर के पहले, यानी इक्विटी शेयर के पहले जो डिविडेंड हमें मिलेगा वो पहले प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा, फिर इक्विटी शेयर को मिलेगा। राइट टू गेट कैपिटल बैक बिफोर द इक्विटी और ऑर्डिनेंट शेयर होल्डर इज द केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, यानी जब कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी, जब कंपनी डूबेगी, तो उसका पहला हक प्रेफरेंस शेयर को होगा और दूसरा हक इक्विटी शेयर को। राइट टू रिसीव डिविडेंड एट फिक्स रेट, यानी प्रेफरेंस शेयर में एक राइट होता है और एक रिसीव डिविडेंड फिक्स होता है, डिविडेंड रेट फिक्स होता है, जैसे 10%, 20%, 15%। इट इज को ओनर ऑफ द कंपनी, ये को ओनर होता है, इक्विटी शेयर मेन ओनर होता है। द शेयर होल्डर ऑफ द प्रेफरेंशियल शेयर डज नॉट हैव द राइट टू वोट इन द कंपनी मीटिंग, कंपनी मीटिंग में इनको वोट करने का कोई राइट नहीं होता है, और इसे कंपनी अफेयर्स में, कंट्रोलिंग मैनेजमेंट में इसे पार्टिसिपेट करने का कोई राइट नहीं होता है। अब देखो इक्विटी शेयर, द शेयर ऑन विच देयर इज नो प्रेफरेंशियल राइट इनटू द कंपनी अगेंस्ट पेमेंट ऑफ द डिविडेंड और रिटर्न ऑफ कैपिटल अमाउंट एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन इज कॉल्ड इक्विटी शेयर, यानी जब कंपनी डूबेगी तो प्रेफरेंस शेयर के बाद ही इक्विटी शेयर का पैसा मिलेगा। और इसमें एक अच्छी बात है कि द फॉलोइंग राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, ए फॉलोइंग राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, द डिविडेंड आर द शेयर गिवन आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर के बाद ही इक्विटी शेयर को पैसा मिलेगा। और दूसरा पॉइंट बोल रहा है द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन दोज शेयर इज नॉट फिक्स, इसका डिविडेंड फिक्स नहीं होगा। तीसरा, इसके पास अप्रूवल होगा, इसके पास राइट टू वोट होगा कि मीटिंग में कहीं भी किसी भी जगह जाकर अप्लाई कर सके। और इसके पास एक और होता है, दिस इज फुल्ली वोटिंग राइट ऑफ इक्वल शेयर ऑफ द कंपनी मीटिंग, और ये भी मैनेजमेंट ऑफ कंट्रोलिंग और टू कंपनी में पार्टिसिपेट कर सकता है। यहाँ एक समझो पब्लिक इशू ऑफ शेयर, जब कंपनी खुलेगा तो लिस्टिंग होगा, और लिस्टिंग कहाँ होगा, तो NSE और BSE के थ्रू। NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। NOC अगर लिस्टिंग स्टॉक हुआ और उसके बाद IPO आया तो IPO कहाँ से हम लोगों को मिलेगा, तो पहले IPO एडवर्टीजमेंट होता है टीवी से, न्यूज़पेपर से, इंटरनेट से। और इन्वेस्टर ऑफ पब्लिक ऑफर, ये एक IPO होता है जो इन्विटेशन ऑफ पब्लिक ऑफर होता है। इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, कैसे इशू होता है प्रोस्पेक्टस, तो लमसम मनी और एक सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट,
लमसम मनी 1 टाइम में पेमेंट होता है और सब्सिक्वेंट मनी 5 टाइम पेमेंट होता है। ऐसा तोड़ के बनाया गया है और ये 1 टाइम पेमेंट होता है, यानी जब हम अप्लाई करेंगे तभी पूरा पैसा एक बार में देना पड़ता है। और इसमें जब हम अप्लाई करेंगे तो पहले थोड़ा पैसा, फिर थोड़ा पैसा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर लास्ट का फुल। देखो इसको समझो, ये मैक्सिमम 5 ही इंस्टॉलमेंट होता है और पांचों का नाम होता है अलग अलग। पहला का नाम होगा एप्लीकेशन, दूसरा का होगा अलॉटमेंट, तीसरा का होगा फर्स्ट कॉल, चौथा का सेकंड कॉल, थर्ड का फाइनल कॉल। फाइनल कॉल, अब देखो अगर ये हम 4 रखे तो सेकंड पर ही फाइनल कॉल होगा और 2 रखे थे अलॉटमेंट पर ही फाइनल कॉल होगा। अगर इसे हम समझे, एप्लीकेशन में क्या होगा, अलॉटमेंट में क्या होगा, फर्स्ट सेल में, सेकंड सेल में क्या होगा और फाइनल सेल में क्या होगा। इसमें जब भी पैसा मिलेगा तो कंपनी जब मांगेगी तो मिलेगा। और सिर्फ एप्लीकेशन में हम देते हैं, एप्लीकेशन के समय, एप्लीकेशन भरने के समय जो पैसा 20% देते हैं, फिर उसके बाद जब कंपनी हमें पैसा मांगती है, जैसे अलॉटमेंट के समय पैसा मांगे तब हम पैसा दिए। और कब दिया जाता है, तो जब हम कंपनी पैसा मांगी उसके 14 दिन के अंदर। और कंपनी कैसे पैसा मांगेगी, तो 1 मंथ बीच कर यानी कि 1 मंथ को बैठ कर, फिर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल। और इसमें लमसम मनी में 1 टाइम पेमेंट होता है। स्वेट इक्विटी कैसे कहते हैं, तो स्वेट इक्विटी उसे कहेंगे जिसके पास यह राइट होता है कंपनी को कि हम किसी को लमसम यानी कि डिस्काउंट में शेयर्स को बेच दें। जैसे कि इशू एट डिस्काउंट, डिस्काउंट में शेयर बेचा। मे बी इशू ऑफ कंसिडर्ड अदर द कैश, कैश में पैसा लिया। 1 ईयर अलाउंस इन द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, यह 1 साल के लिए ही होता है और 3 इयर्स पीरियड होता है। लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज और सीबी। देखो ये किसी किसी दिया जाता है, तो पहले की मैन ऑफ एम्प्लॉय को दिया जाता है, यानी कि हमें ऐसा लग रहा है कि ये एम्प्लॉय हमारे बिजनेस को ज्यादा ही ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसे हम ऐसा शेयर्स देते हैं जिससे उसके पास हक होता है कि वो हमारी कंपनी में रुक सके। और दूसरा हम डायरेक्टर को देते हैं जो हमारे में कंपनी में इंटरेस्टेड होते हैं।